तो पेज नंबर 27 पे क्या टॉपिक है? सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग। टॉपिक का नाम क्या है? डिसीजन मेकिंग। तो आपको कुछ डिसीजन लेना है। तो सर कैसे डिसीजन लेंगे सर? मैं आपको बताता हूँ ना कैसे डिसीजन लेते हैं। पहले थियरी पढ़ लेते हैं। उसमें फर्स्ट पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट डिसीजन। अ कंसर्न प्रोड्यूसिंग only one type of product may add another product to make use of available facilities which are otherwise idle or capture a new market। तो एक कंसर्न प्रोड्यूस कर रहा है ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। वो सोच रहा है मैं दूसरा एक प्रोडक्ट यूज़ कर लूँ क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो आइडल पड़े रहते हैं। अथवा या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि मेरे को मार्केट में कुछ नई चीज़ लानी है टू कैप्चर अ न्यू मार्केट। द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। तो आपको ये जो डिसीजन लेना है वो डिपेंड करता है कि न्यू प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है सर। और जब वो आप प्रॉफिटेबिलिटी एज्यूम करते हो तो आपको ये सोचना चाहिए कि फिक्स कॉस्ट डू नॉट इंक्रीज ओविंग टू यूटिलाइजेशन ऑफ आइडल कैपेसिटी। आपके पास जो आइडल कैपेसिटी है वो आप यूटिलाइज करोगे तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होने वाला नहीं है। ऐसा एज्यूम करके नए प्रोडक्ट के रिलेटेड जो प्रॉफिट का डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। द एंटायर फिक्स कॉस्ट ऑफ द फर्म आर फुल्ली रिकवर्ड from the existing product, so the recovery of fixed cost from the new product does not arise at all। आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से रिकवर हो जाती है। तो आप जो नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाले हो वहाँ पे कोई फिक्स कॉस्ट ही नहीं होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ सर? आपका कंट्रीब्यूशन और आपका प्रॉफिट दोनों इक्वली हो गया। देयरफॉर contribution of a new product is equal to net profit। तो यहाँ पे नए प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको डिसीजन लेना है। तो ये लोगों ने आपको बताया कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। ओके, चलो। अब ये जो उन्होंने हमको एडवाइस दी है वह एडवाइस हम एग्जाम्पल में फॉलो करते हैं। ओके, चलो। C54 एग्जाम्पल देखो, उसके नीचे ही है, पढ़ो। अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ए has furnished you with the following information। आपके पास सेल्स है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट सेल्स बाय 25,000, आपको दूसरा 25,000 सेल इंक्रीज करना है। कंसर्न प्रोसेस टू इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट बी। तो अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ए है उसमें आपका सेल 75,000 है। प्रोडक्ट बी में आपको सेल इंक्रीज करना है 25,000 से। ओके, एंड एस्टिमेट द कॉस्ट इन कनेक्शन देयर विथ एज फॉलो। तो कितना कॉस्ट होगा उसमें? मटेरियल 10,000, लेबर 8,000, अदर वेरिएबल ओवरहेड 5,000। आपको ये बताना है कि क्या प्रोडक्ट बी हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, ये आपको बताना है। करेक्ट, चलो। कोई भी एग्जांपल आ जाए। मैंने आपको पहले से क्या बोला है, आपको एक बार इनकम स्टेटमेंट दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना चाहिए। देखो आप लोग, देखो, सबसे पहले हमको क्या वर्किंग करना है। हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ए है उसका वर्किंग। आपको मालूम था कि सेल्स दिया था एग्जांपल में 75,000। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या जाएगा? मटेरियल, लेबर एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड्स। ये तीनों का टोटल करोगे तो 50,000 रुपये है। देखो 50,000 माइनस कर दिया तो 25,000 कॉन्ट्रीब्यूशन मिला।
फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल में था 15,000, वो माइनस कर दो, आपको प्रॉफिट मिला 10,000 रुपये। तो प्रोडक्ट ए जो आपका अभी एग्जिस्टिंग चल रहा है उसमें आपको प्रॉफिट 10,000 हो रहा है। अब प्रोडक्ट बी जो आपको इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, जिसका सेल कितना है 25,000 एग्जाम्पल में दिया था, उसका वेरिएबल कॉस्ट कितना है वो भी एग्जाम्पल में दिया था कि उसका मटेरियल, उसका लेबर, उसका ओवरहेड तीनों का टोटल करोगे तो 23,000 आएगा। तो 23,000 माइनस कर दो, 2,000 कंट्रीब्यूशन मिला आपको। मैंने आपको थियरी में बताया कि जो नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करोगे वहाँ पे फिक्स कॉस्ट कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपका फिक्स कॉस्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में से रिकवर हो जाता है। तो फिक्स कॉस्ट नील लिखा है, तो प्रॉफिट आपको 2,000 रुपये मिला। क्लियर? फिर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का टोटल करके लास्ट कॉलम बना दो। आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट ए में से 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। आप लोग प्रोडक्ट बी मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे तो आपको 2,000 का और प्रॉफिट होगा। करेक्ट? तो आपको ये प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आपका 2,000 का प्रॉफिट इंट्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ओके, ये सिर्फ बोलना नहीं है, लिखना भी है। मैंने लिखा है पेज नंबर 89 पे देखो। बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए इज नॉट इन एनी वे अफेक्टेड, सो इफ प्रोडक्ट बी इज प्रोड्यूस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 2,000 टूवर्ड्स प्रॉफिट। जो आप प्रोडक्ट बी प्रोड्यूस करोगे तो आपको 2,000 का कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट में होगा। ओके, देयरफॉर डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट बी। ओके, इस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। अब नया टॉपिक क्या आ रहा है? क्लोजिंग डाउन और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज डिसीजन। क्या आपको ये एक्टिविटी क्लोज डाउन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसका डिसीजन लेना है। तो थियरी में क्या लिखा है? सबसे पहले, इन क्लोजिंग डाउन और सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटीज guiding principle is to be followed in making the decision is the contribution by the product to the pool or fund। क्या वो प्रोडक्ट में से कंट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। इफ द प्रोडक्ट इज कंट्रीब्यूटिंग एटलीस्ट समथिंग टूवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, वो कंट्रीब्यूशन में से एटलीस्ट थोड़ा पोर्शन फिक्स कॉस्ट का रिकवर हो जाता है, द डिसीजन शुड बी इन फेवर ऑफ इट्स कंटिन्यूएशन। तो कंट्रीब्यूशन में से थोड़ा भी फिक्स कॉस्ट में पोर्शन जाता है तो आपको वो प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए, क्लोज नहीं करना चाहिए। तो ये जो सेंटेंस लिखा है ना, उसके लिए आपके पास एग्जाम्पल है C55। क्या है वो एग्जाम्पल, एक बार पढ़ो। अ कंपनी प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट फॉर विच द फॉलोइंग ऑपरेटिंग स्टेटमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड। आपके पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट और लॉस है, तीनों प्रोडक्ट का। ओके, डायरेक्टर कंसीडर दैट एज प्रोडक्ट ए शोज अ लॉस। आप देख सकते हो तीनों प्रोडक्ट में प्रॉफिट, प्रोडक्ट ए में लॉस हो रहा है, तो डायरेक्टर कहता है कि इसको डिसकंटिन्यू कर दो। तो ये जो डेटा आपके सामने है, क्या आपको प्रोडक्ट ए ड्रॉप करना चाहिए? व्हाट अदर फैक्टर्स शुड बी कंसीडर? ओके, तो उनका ये क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। तो C55 के सॉल्यूशंस में पहले हम उनके हिसाब से काम करते हैं। वो लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट ए को ड्रॉप कर दो। करेक्ट? चलो, प्रोडक्ट ए को ड्रॉप कर दिया तो मेरे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी। उसका इनकम स्टेटमेंट में बनाता हूँ। सेल 45,000 और 40,000 मिला के 85,000 हुआ।
वेरिएबल कॉस्ट 21 42,000 हुआ। कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट बी में 24, प्रोडक्ट सी में 19, टोटल मिला के 43,000। फिक्स कॉस्ट कॉमन होता है, हाँ, फिक्स कॉस्ट तो ओवरऑल होता है आपका 28,500 ओवरऑल फिक्स कॉस्ट, जिसमें ए बी और सी तीनों आ जाता है। ओके, प्रोडक्ट ए आप ड्रॉप करोगे तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा फिक्स कॉस्ट बच गया, नहीं, फिक्स कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। ओके, तो टोटल ए बी सी का फिक्स कॉस्ट 28,500 माइनस कर दिया तो आपको प्रॉफिट हुआ 14,500। एज पर आपके डायरेक्टर ने जो बोला उस हिसाब से हमने किया, तो 14,500 अभी हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ओके, उसके नीचे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, वो पढ़ो। इवन इफ प्रोडक्ट ए इज ड्रॉप, फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹10,500 इज गोइंग टू बी इंकर्ड। हम प्रोडक्ट ए ड्रॉप कर देंगे, फिर भी प्रोडक्ट ए का जो फिक्स कॉस्ट है 10,500 वो तो लगने ही वाला है। एट प्रेजेंट फिक्स कॉस्ट ऑफ ₹10,500, प्रोडक्ट ए contributed 7,500, therefore the actual loss only ₹3,000। स्टूडेंट्स, आपके सामने प्रोडक्ट ए में सेल्स है 32,000, वेरिएबल कॉस्ट है 24,500, आप माइनस करोगे तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा 7,500। करेक्ट, तो आपका फिक्स कॉस्ट है 10,500 प्रोडक्ट ए का, और प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन कितना है 7,500। तो ये कंट्रीब्यूशन थोड़ा तो करता है ना फिक्स कॉस्ट में। करेक्ट, तो आपका एक्चुअल लॉस हुआ प्रोडक्ट ए में कितना, सिर्फ 3,000। मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्ट ए थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करता है फिक्स कॉस्ट में, तो आपको प्रोडक्ट ए ड्रॉप नहीं करना चाहिए। सो इट इज एडवाइजेबल टू कंटिन्यू प्रोडक्ट ए, आपको प्रोडक्ट ए कंटिन्यू करना चाहिए। चलो आगे जाते हैं। Selection of a suitable product mix or sales mix decision. If a company manufactures more than one product, the base product mix is that which give the maximum contribution. देखो, कोई भी कंपनी एक से ज़्यादा कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिक्स बेस्ड एक्सेप्ट करना चाहिए, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। ये याद रख रहे, एमसीक्यू में काम लगेगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसका इतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। द प्रोडक्ट विच गिव द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन शुड बी सिलेक्टेड एंड देयर प्रोडक्शन शुड बी इंक्रीज, और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहिए। द प्रोडक्ट विच गिव्स कंपेरेटिवली लेस कंट्रीब्यूशन शुड बी रिड्यूस और क्लोज डाउन ऑलटुगेदर। जिसका कंट्रीब्यूशन लोअर है, या तो आपको इसका प्रोडक्शन रिड्यूस करना चाहिए, या तो आपको उसको क्लोज करना चाहिए। The effect of sales mix can also be seen by comparing profit volume ratio and break even point। तो आपको ये भी अंडरलाइन करना चाहिए कि सेल्स मिक्स का इफेक्ट कहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से कंपेयर कर सकते हो, ब्रेक इवन पॉइंट से भी जा सकते हो। न्यू सेल्स मिक्स will be favorable if it will increase the profit volume ratio and reduce the break even point। तो कोई भी नया सेल्स मिक्स आपको एक्सेप्ट करना है, तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज होना चाहिए और ब्रेक इवन पॉइंट आपका रिड्यूस होना चाहिए। तो ये थियरी पोर्शन था आपका। ओके, अब आप क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस क्या है। C56, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई।
टोटल कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स। देखो आपके पास प्रोडक्ट एक्स का पर यूनिट है, प्रोडक्ट वाई का पर यूनिट है। उसमें आप देखो सेलिंग प्राइस रेडी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, अदर वेरिएबल ओवरहेड, 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऐसा लिखा है। तो डायरेक्ट वेजेस का 100%, तो वही अमाउंट आएगी ना नीचे। देख लो मैंने पेंसिल से लिखा है 4 और 3, वही अमाउंट वापस आएगी ना, 100% बोला है। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल, अदर वेरिएबल ओवरहेड, ये तीनों का टोटल करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा। ओके, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट लिखा है। फिक्स ओवरहेड 1000 रुपीज़ है। ओके, तो ये हमारे पास पर यूनिट है, याद रखना। याद रखना कि पर यूनिट ये है, सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट एक्स का कितना हुआ, 14 + 4 + 4 मिला के 22 लिखा है पेंसिल से। वाई में 11 + 3 + 3 टोटल लिखा है 17 रुपीज़, आप देख सकते हो पेंसिल से। ओके, सजेस्टेड सेल्स मिक्सचर आर एस फॉलो। तो आपने 3 सेल्स मिक्सचर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट एक्स 200 यूनिट लो, वाई 400 लो, दूसरे में दोनों 300 300 लो, और फोर्थ में 400 और 200 लो, ऐसा। रिकमेंड विच ऑफ द सेल्स मिक्सचर शुड बी एडोप्टेड, किसको आपको एडोप्ट करना चाहिए, ऐसा उन्होंने हमको पूछा। अब हम क्या करेंगे मालूम, हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तीनों का। करेक्ट, ये जो 3 डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, उसका हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। करेक्ट, यूनिट आपके पास ऑप्शन में है और पर यूनिट का प्राइस आपको ऊपर दिया है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, चलो सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 91 में दिखेगा। तो आप देख सकते हो C56 मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट हेडिंग है, पर्टिकुलर्स, उसमें ऑप्शन 1 2 और 3 है। ऑप्शन 1 में आपके पास एक्स और वाई, एक्स के 200 यूनिट, वाई के 400 यूनिट, जो क्वेश्चंस में लिखा था वही मैंने लिखा है, फिर उसका टोटल करके बाजू में लिख देना। ऐसा ही ऑप्शन 2, दोनों के 300 300, और ऑप्शन 3, एक में 400 यूनिट है, एक में 200 यूनिट है। मैंने आपको क्या बताया, ये यूनिट आपके सामने है, पर यूनिट एग्जाम्पल में दिए हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके लिखना है, दूसरा कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी यहाँ पे। तो आपको सेल्स मिलेगा 5400 एक्स में। क्यों सर, 200 यूनिट है, 27 रुपये प्राइस है, तो 27 टू ज़ा 5400, और 19 फोर ज़ा 7600, टोटल आया 13000। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एक्स का है 22 और 200 यूनिट है, 4400 होगा। फिर वाई का, फिर वाई का 17 रुपये है, तो 17 × 400, तो 6800 आएगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 11200। कंट्रीब्यूशन वो आपको मालूम है, अब आपको नहीं सिखाना पड़ेगा क्योंकि ये 56 एग्जाम्पल है। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल में दिया है कितना है, 1000 रुपीज़। करेक्ट, तो आपको प्रॉफिट हुआ 800 रुपये। ये था ऑप्शन 1। अब ऑप्शन 2 की बारी, सिर्फ यूनिट चेंज हुए, देखो 300 300 यूनिट है। तो सबसे पहले सेल्स 27 रुपये सेलिंग प्राइस था, करेक्ट, एक्स का, तो 27 × 300 तो 8100, और वाई का 19 × 300 तो 5700, टोटल 13800। वेरिएबल कॉस्ट, तो एक का था 22, तो 22 × 300
6600, और 17 × 300 तो 5100, टोटल मिला के 11700 हुआ। तो कंट्रीब्यूशन मिला 2100। फिक्स कॉस्ट वो तो फिक्स ही होता है 1000। प्रॉफिट मिला 1100 रुपये। अब तीसरे पॉइंट में मैं मल्टीप्लिकेशन का नहीं बोलता मैं। अब आपको मालूम पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आंसर आने वाला है। आप लोग देखो, उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया 2400, और फिक्स कॉस्ट कितना आया 1000, और प्रॉफिट कितना आया 1400। तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ऑप्शन 3 का है। और जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा उसका प्रॉफिट ज़्यादा। तो उन्होंने आपको क्या क्वेश्चन किया था कि आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए? तो थियरी में बोला था जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा किसका है? ऑप्शन 3 का। ओके। सो अब हमारे पास टॉपिक क्या है? एक्सेप्टिंग एडिशनल ऑर्डर। आपको एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट करने चाहिए। और एक्सप्लोरिंग एडिशनल मार्केट डिसीजन। व्हेन एडिशनल ऑर्डर आर एक्सेप्टेड below the normal price to utilize the idle capacity। तो आप लोग ये सोच रहे हो कि सर मैं एडिशनल ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूँ क्योंकि मेरे पास आइडल कैपेसिटी हो रहा है, कम प्राइस में भी एक बार एक्सेप्ट कर देता हूँ ऑर्डर। तो आपको ये केयरफुली सीन करना चाहिए कि दे वुड नॉट अफेक्ट द नॉर्मल मार्केट। क्योंकि ऐसा आप करोगे तो मार्केट कुछ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी की जो गुडविल है मार्केट में कस्टमर के साथ, वो रिलेशन बिगड़ने नहीं चाहिए। ओके। The additional order below the normal price from local customer should not be accepted because it will affect the relationship of the concern with other customers purchasing the goods at a normal price। तो ये क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको एडिशनल ऑर्डर बिलो नॉर्मल प्राइस लोकल कस्टमर्स के पास से ऑर्डर नहीं लेना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं लेना चाहिए कि किसी एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया था तो आपने नॉर्मल प्राइस से लिया, और अभी कोई दूसरा ऐसा कस्टमर है जो आपको ऑर्डर दे रहा है, आप बिलो नॉर्मल प्राइस से ले रहे हो, और मान लो कि वो दोनों कस्टमर एक दूसरे के पहचान वाले हुए, तो आपकी क्या रेपुटेशन बनेगी उसके दिमाग में? अरे यार, ये तेरे पास से ये प्राइस चार्ज करता है, मेरे पास से ये प्राइस चार्ज करता है। अरे यार, ये कैसा पर्सन है, कैसी कंपनी है, कोई स्टैंडर्डाइज प्राइस ही नहीं है। तो कभी भी लोकल मार्केट में से एडिशनल ऑर्डर बिलो नॉर्मल प्राइस नहीं लेना चाहिए। अब आप ये बोलोगे कि सर लोकल मार्केट में से ना ले, फॉरेन मार्केट में से ले ले। फॉरेन मार्केट में से ले ले क्योंकि फॉरेन कस्टमर आपके लोकल कस्टमर को नहीं पहचानता। बट उसमें भी एक चीज़ याद रखनी है। क्या? पढ़ो आगे। इन केस ऑफ फॉरेन मार्केट एडिशनल ऑर्डर may be accepted below the normal price if it gives contribution। तो आप बिलो नॉर्मल प्राइस से ले लो ऑर्डर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट वो प्रोडक्ट में से कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दिस विल add to the profit because after fixed cost have been fully recovered any price above the marginal cost will increase profit। एक बार फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाना चाहिए, इसके बाद जो भी बचेगा वो आपका प्रॉफिट ही है। ओके। तो ये थियोरी था। अब आपके सामने ये थियरी के बेस पे एग्जाम्पल है 58। क्या एग्जाम्पल है? पढ़ो। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का प्रोडक्ट पर यूनिट आपको दिया है। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, सेलिंग प्राइस। कंपनी की नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट की, बट अभी वो लोग 80,000 यूनिट्स पे काम कर रहे हैं। अभी उनकी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है? 80,000। कंपनी को एक ऑफर मिल रही है 20,000 यूनिट्स की।
at 36 rupees per unit from a foreign customer. 36 रुपये पर यूनिट फ्रॉम फॉरेन कस्टमर। देखो, कंपनी को एक ऑर्डर मिल रहा है, एक ऑफर मिल रहा है 20,000 यूनिट्स का, 36 पर यूनिट के हिसाब से। अब आपको ये सोचना चाहिए, क्या हमको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मान लो कि फॉरेन कस्टमर के जगह पे ये लोकल कस्टमर में से या लोकल वेंडर में से ये ऑर्डर आया होता तो क्या करता मैं। तो ये उनका क्वेश्चन है। सो आप लोग पेज नंबर 93 58 का सॉल्यूशंस देख रहे हो। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि हमको हमारा मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना चाहिए। तो हमारी अभी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है, 80,000 यूनिट्स की। चलो उसका स्टेटमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले सेल्स, आपको 51 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस दिया था, आपका 80,000 यूनिट्स है, मल्टीप्लाई कर दो, 40,80,000 मिलेगा सेल। वेरिएबल कॉस्ट, आपको अभी मैंने बोला मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, तीनों का टोटल कर लो, आपको वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा। तो 12 + 9 + 6 मिला के 27 हुआ। 27 इंटू 80,000, 21,60,000। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गया तो कंट्रीब्यूशन मिला 24 रुपीज़ पर यूनिट और 19,20,000 कंट्रीब्यूशन है। फिक्स कॉस्ट एग्जाम्पल में दिया है 18 रुपीज़ पर यूनिट, मल्टीप्लाई 80,000 तो 14,40,000 हुआ। तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 6 रुपये और 4,80,000 आपका प्रॉफिट हुआ। ये आपकी अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है। अब आपको फॉरेन कस्टमर के पास से ऑर्डर आता है 20,000 यूनिट्स का, और वो भी 36 रुपीज़ के प्राइस पे। देखो आपकी अभी प्राइस कितनी चल रही है सेल की, 51, और वो ऑर्डर दे रहा है 36 में। आपको देना कि नहीं देना, उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। आप लोग चेक करो, प्रेजेंट कैपेसिटी के बाजू में फॉरेन ऑर्डर लिखा है। फॉरेन ऑर्डर, फॉरेन ऑर्डर 20,000 यूनिट्स है। कितना यूनिट्स है, 20,000 यूनिट्स। एक बार फिर हम पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले सेल, तो एग्जाम्पल में 36 रुपीज़ लिखा है, तो 36 इंटू 20,000 तो 7,20,000 आएगा। वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज पर यूनिट सेम होता है, ऑलवेज। तो 27 इंटू 20,000 तो 5,40,000। कॉन्ट्रीब्यूशन मिला 1,80,000, 9 रुपीज़ पर यूनिट। मैंने बोला था कि फिक्स कॉस्ट आपको नील लिखना है। क्यों? आपकी प्रेजेंट कैपेसिटी में से फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाता है, तो आपको नए ऑर्डर में वो लिखना नहीं है। तो आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट है। अब आप लोग ये सोचो, अब आप लोग ये सोचो कि फॉरेन ऑर्डर आता है तो क्या आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको 1,80,000 का प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही प्रॉफिट है, और 1,80,000 का प्रॉफिट दे रहा है तो ले लो। अभी की सिचुएशन में इतना प्रॉफिट काफ़ी है आपका। ओके। तो नीचे मैंने कमेंट्स लिखा है, उसमें पहला कमेंट पढ़ो। द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट गिव्स एन एडिशनल contribution of rupees 1,80,000 and fixed cost fully recovered from present capacity या प्रेजेंट सेल। और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि क्या हमको लोकल मार्केट में से ऑर्डर मिले तो एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पढ़ो सेकंड कमेंट, order from local market should not be accepted because there should be a price discrimination in the market and it will affect the relationship of the concern with the other customers purchasing the product the normal rate।
तो मैंने जो बोला है वही लिखा है ना, कि लोकल मार्केट में से मिले तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बाकी के कस्टमर के साथ के जो रिलेशन है वो बिगाड़ेंगे। ओके।